उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मार्च की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई या फिर उस एग्जाम से जुड़ी हुई, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हमने उसको कवर किया। आइए हम यहाँ पर अप्रैल के मंथ में ठीक उसी तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है वो एक स्कीम से है, और वो स्कीम जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है, स्पेशली जब हम स्टेट के एग्जाम को देखते हैं तो जो भी गवर्नमेंट लाती है स्कीम को, उसको हमें उस पर ध्यान देना होता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो जो हमारा पहला है यहाँ पे स्कीम वो ये है कि यूपी ने साइन किया है 3000 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस लिए? डेयरी सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा कि ये डेयरी सेक्टर को और ही मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, चाहे उसके सप्लाई चेन को लेकर हो गया हो, चाहे उसके फूड डिलीवरेंस को लेकर हो गया हो, या एनिमल्स के प्रोटेक्शन को लेकर हो गया हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कितने 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। अब आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है इसमें। इसका जो इन्होंने नाम रखा है वो रखा है दुग्ध स्वर्ण महोत्सव। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि दुग्ध स्वर्ण महोत्सव, जिसको क्या बोला गया, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ, और उसमें ये क्या कहने की बात कर रहे हैं, लगभग 13,000 प्लस जॉब क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ये स्कीम आपको इंपॉर्टेंट कहाँ देगी? मेंस में। वहां पर आप फैक्चुअल पॉइंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये चीज कैसे ऐड करनी है, क्या करनी है, क्या इसमें आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, हम आपको ये बताएंगे जब हम मेंस के प्रिपरेशन कराएंगे आपको। तो आइए दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और देखिए ये जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, ये स्लाइड को पॉज करें, आप इस चीज़ को स्वयं पढ़ें, एनालाइज करें, क्योंकि जब आप इस चीज़ को पढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे ये चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। और इसमें मेन जो भी था हमने वो चीज़ समझा दी। पीडीएफ हमारी बाई लैंग्वेज में है, तो देयर इज नो एनी डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड टू दोज बॉयज जो कि हमारे हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अब दूसरा भी क्या है, एक योजना है, कौन सा? नवयुग पालिका योजना। अब आपने इसका नाम सुन लिया, इसके फीचर्स को ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है, ये एक तरह का स्मार्ट मिशन है, ठीक है, जो कि टायर 2 और टायर 2 टाउन से लेकर क्या करके टायर 1 से टायर 2 के जो सिटीज होती हैं, टायर 1 टायर 2 सिटीज। अब आपको समझना होगा टायर 1 टायर 2 सिटीज क्या होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये मगअप करने की चीज नहीं है। आप बस इतना देखो, फैसिलिटी जहाँ पे है, जिस हिसाब से फैसिलिटी जहाँ पे जितनी है उस हिसाब से उसके स्टैंडर्ड बढ़ते गए। बस इतना ही इजी लैंग्वेज में समझ लें। बाकी वहाँ पर इन सारी चीज़ों के होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों को क्या कर रही है, उठा के टायर 2 से टायर 3 की सिटी से टायर 1 में ला रही है, जो अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, जहाँ पर विकास कम है, स्कूल्स नहीं है, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, या फिर वहाँ पर चीज़ें डिफ़िकल्टीज हैं एजुकेशन को लेकर, मेडिसिन को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो वो यहाँ से टायर 2 और टायर 3 से वो चीज़ें क्या कर रही है, लेकर वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। उसी के लिए ये नवयुग पालिका योजना आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, स्कीम का नाम है नवयुग पालिका योजना। स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और इसमें टोटल आउटले कितने होंगे? 2915 करोड़। ठीक, अब इसमें एनुअल एक्सपेंडिचर बताया जा रहा 583 करोड़ का। आपको दो चीज ध्यान में रखनी, एक ये, दूसरा आपको ये चीज याद रखनी है बस। और तीसरा टायर, अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि टायर 2 में ये चीज हो रही है सिटीज में, कि टायर 3 सिटीज में ऐसा हो रही है, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों में नहीं हो रही है, ये हो रही है टायर 1 सिटीज, अंडर डेवलप्ड सिटीज के लिए। ठीक है, बाकी फंडिंग पैटर्न यहाँ पर एंटायरली फाउंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। टारगेट एरिया 58 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने टारगेट करा है इसमें। ठीक है, इनके जो हेडक्वार्टर आउटसाइड मेजर म्युनिसिपल कारपोरेट के रहेंगे। बेनिफिशरीज जो हैं देख लिया, नगर परिषद और नगर पंचायत,
इन्हीं दो चीजों की बात कर रही है। मतलब कि जैसे कि अगर हम सिटीज में है, मान लीजिए कि किसी सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलिए मान लेते हैं हम एक तरह का एग्जाम्पल लेते हैं अपने यहाँ का, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बनारसी सिटी का। अब बनारसी सिटी लगभग टायर 2 में आ चुकी है। पहले वो क्या थी, टायर 1 में थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत थी। तो उससे जुड़े कोई अगर डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलप्ड है तो वहाँ के नगर पंचायत से, वहाँ के नगर पालिका से गवर्नमेंट क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी, उन्हें बिल पास करेगी, उन्हें स्कीम और चीज़ें मुहैया कराएगी ताकि वो उस जगह को भी डेवलप कर पाए। बस इतना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ है आपका, ये नेशनली है। जब भी आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताने का मतलब है कि जब भी आप न्यूज़ को पढ़ें या जब भी आप आर्टिकल्स को पढ़ें तो वहाँ पर आपको क्या ध्यान देना क्या नहीं। अगर वहाँ पर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात हुई है तो आपको इस वो कॉन्टेक्स्ट याद नहीं करना है कि किस लिए ये चीज़ हुई है। अगर वो चीज़ पढ़ते हुए ध्यान में रह गई इट्स ओके, बट आपको ध्यान में क्या देना है कि डिप्टी चेयरमैन की बात हुई है, इससे जुड़े सारे फैक्ट आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 89 के अंदर क्या बात की गई है, आर्टिकल 90 के अंदर क्या बात की गई है, आर्टिकल 91 के अंदर क्या बात की गई है, इन्हें कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, इनका पावर और फंक्शन क्या है। जब भी आप न्यूज को पढ़ें, अगर वहां पर ऐसे किसी भी चीज का वर्णन हुआ है या वहां पर ऐसी किसी भी चीज का डिस्कशन हुआ है तो देयर इज नो नीड कि आप पूरा आर्टिकल पढ़ें या उसे याद करें या उसे बार बार रिपीट करें। नहीं, कुछ कीवर्ड को हाईलाइट करें, उन कीवर्ड्स को उठाएं। अगर इकोनॉमिक से है तो इकोनॉमिक में जाके पढ़ लें, अगर पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग कर रहा है तो पॉलिटिकल साइंस। इतना तो सारी चीजें आपको पता होगा इस जर्नी में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप नहीं इस चीज को जानते हैं तो वी आर हियर कि हम आपको ये चीजें आसानी से समझा सकें, ठीक है। अब देखिए इनके इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इनके इलेक्शन का प्रोसेस है कि इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम एमंग देमसेल्फ, मतलब कि बाहर के लोग इनको इलेक्ट नहीं करेंगे, उन्हीं राज्यसभा के मेंबरों के द्वारा कौन इलेक्ट किया जाएगा, आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और क्या कर सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो चीज को टेक ओवर कर लेगा, ठीक है, वो चीज को मैनेज करेगा, समझेगा। अब यहाँ पर पॉलिटी हम पूरी तरीके से आपको तो बता नहीं सकते, ऊपर ऊपर से वो चीजें समझा रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। तो वहां ये तीसरी आपकी क्या बोलते हैं पैटर्न है, तीसरा स्टेज है, ठीक है, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट दोनों अवेलेबल नहीं है तो इस चीज पे यहाँ पे इनका काम आएगा। लेकिन ये चीज न्यूज में थी तो आप इस चीज को देख लें। यहां पर आर्टिकल 90 की बात की गई जिसमें क्या कह रहे हैं, डील्स विद वैकेशन, कि मतलब उनको छुट्टियां कैसे दी जाएंगी, क्या करना है, कितनी छुट्टी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ रिजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, इन सारी चीजों को लेकर बात हुई है। आर्टिकल 91 में किस चीज की बात हुई है, आर्टिकल 91 में बात हुई है उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उनके ड्यूटीज को लेकर, कि एक जो डिप्टी चेयरमैन है उनका क्या क्या काम है। तो आप इन आर्टिकल को याद कर ले। आर्टिकल 91 में उनके काम को लेकर बात हुई है, आर्टिकल 90 में किस चीज की बात हुई है, वैकेशन को लेकर, रिमूवल को लेकर, और उनके क्या बोलते हैं रिजिग्नेशन को लेकर, ठीक है। आर्टिकल 89 में क्या बात हुई है, आर्टिकल 89 में बात ये हुई है कि हमारे राज्यसभा में एक सीट प्रोवाइड की जाएगी और वो सीट किसके लिए होगी, जो कि हमारे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए होगी। अब उनके इलेक्शन की बात हो गई। अब कह रहे ये चीज आप याद रखना, इलेक्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। मेजॉरिटी कैसी होनी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग वहां पर प्रेजेंट है वही उन्हीं लोगों को लेकर, ठीक। अब आइए इनके पावर और फंक्शन की बात कर लेते हैं। वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर चेयरमैन अब्सेंस है तो वाइस प्रेसिडेंट अगर अब्सेंट है हमारे तो ये उस चीज को मैनेज करेंगे, ठीक है। और दूसरा, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट वाली बात हमारी है दूसरे पॉइंट में। पहले पॉइंट में हमारा ये है कि मान लीजिए चेयरमैन लोग राज्यसभा का प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर ये क्या करेंगे, डिप्टी चेयरमैन उस चीज को काम को संभालेंगे। दूसरा, इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल तो इस चीज को ये मैनेज करेंगे। इनके पास एक कास्टिंग वोट होती है, ठीक है, जिसमें ये क्या कर सकते हैं, कास्टिंग वोट का मतलब समझे कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिल पास होने वाली है, उस बिल पे हमारे अपोजिशंस के लीडर ने इक्वली अगर वहां पर वोटिंग कर दिया
और जो हमारे लीडिंग गवर्नमेंट है, अगर उनके लोग ने भी इक्वल कर दिया तो वहां पर एक इनका वोट क्या हो जाएगा, प्रिसाइज हो जाएगा डिसीजन को क्या करने के लिए, पास आउट करने के लिए। तो ये चीज इनका पावर है। यहाँ पर आप हिंदी माध्यम वाले इन सारी चीजों को समझ लीजिएगा। यदि आपको किसी चीज को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर नेक्सस इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पे आप हमें वहां पे जुड़े। ठीक है, अब ये कि इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये हमेशा क्या रहता है, न्यूज हाईलाइट रहता है। आप अगर ध्यान देंगे तो हम इसका ऑन एंड ऑफ इस चीज को पढ़ लेते हैं, और इसके साथ आपको एक मैप भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। ये जो मैप है आप इसको याद कर लीजिएगा कि ये पूरे पैन इंडिया की बात हो रखी है कि कहाँ कहाँ पे किस किस रिवर को लेकर डिस्प्यूट है। आप इस चीज को मगअप करने की जरूरत नहीं है, अगर एक बार दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और अभी आपके एग्जाम में नियर अबाउट 5 to 6 मंथ है, तो आप तब तक कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार विजिट करें। ठीक है, अगर वहां नहीं समझ में आ रही। एक चीज और यहां पर हम बोलना चाह रहे हैं कि इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें। वहां पे हम बहुत से बच्चों के डाउट्स को क्लियर करते हैं, आपके भी डाउट्स को क्लियर करेंगे। वहां पे हम 1 to 1 रहेंगे रिलेटेड विद द योर एग्जाम, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके लाइफ में पैरेलल चल रही है और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और वो आपके प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं डीम कर रही है, या आप उससे थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रहे हो, तो वी विल ऑल्सो सॉर्ट देयर। ओके, तो इस चीज को समझिए। अब जैसे यहाँ पर नर्मदा रिवर को लेकर है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर है महानदी को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में। यहाँ पे है कृष्णा रिवर को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। तो आप इन सारे रिवर को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि जो न्यूज में था, न्यूज में एक रिवर है जो कि पंजाब और राजस्थान वाटर डिस्प्यूट में लेकर है। उनके इश्यूज क्या है, उनके इशू ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने क्या किया था, डिमांड किया था 1.44 लाख करोड़ की फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम पे एक राजा जी थे जिनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, किसके, पंजाब और राजस्थान के बीच में, कि वो लोग क्या करेंगे। ये देखिए यहां पर इसका बैकग्राउंड दिया गया है। ये 1966 तक ये चीजें चलती हैं, और उनमें क्या होता है कि जब यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड था उसके उस वक्त में वहां पर एक साइन किया गया था इन दोनों स्टेट के बीच में, क्योंकि तब तो हमारा पूरा पैन पंजाब था ना, वो उस समय डिस्प्यूट हुआ नहीं था। जैसे अभी कुछ डिस्प्यूट होके कहाँ पे चला गया, डिस्ट्रीब्यूट होके पंजाब में, उसके पास पाकिस्तान में चला गया, और कुछ पंजाब के पास है। तो क्या होता है कि अब इन सारी चीजों की वजह से वो पहले पैसों को लेकर इन्होंने डिमांड करा कि हम पानी तभी देंगे जब आप हमें पैसे के वो करेंगे। अब यहाँ पर इस चीज को देखिए, उनके कहने का मतलब वो इसलिए क्योंकि ये लोग ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, आपको भी पता है राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, और हमारे जो जितना वेस्ट में जाएंगे आप उधर पानी नहीं पाएंगे, जितना ईस्ट में आएंगे पानी है। तो राजस्थान के लोग जो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली थोड़े बहुत गुजरात के रीजन में, थोड़े बहुत पंजाब के रीजन में, थोड़े बहुत मध्य प्रदेश के, ये जितनी भी इधर से बाउंड्रीज जुड़ी हुई हैं इधर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये इस चीज का कर रहे हैं, और इस चीज को समझिए। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये प्रोजेक्ट, ये प्रिंसिपल क्या है, राइपेरियन या लीगेसी हिस्ट्री एग्रीमेंट क्या है, इस चीज को आप एक बार रुक के पढ़ लीजिएगा। इस पूरे न्यूज का मतलब यही है कि पहले एक सिग्नेचर हुआ था पंजाब और राजस्थान के बीच में, जो कि राजा थे, राजाओं के बीच में हुआ था कि हम कुछ पैसों में आपको क्या करेंगे, इन वाटर को आप देते रहिएगा और हम आपको पैसे देते रहेंगे। और अब क्या हुआ, ये जब कुछ दिनों तक चला, लगभग 1960 तक ये चीज़ें चलती हैं। 1960 तक चलने के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि नहीं, हम पेमेंट नहीं करेंगे, या जो है इनके बीच में लेन देन का काम बंद हो गया। अब उसी चीज़ को वापस से गवर्नमेंट डिमांड कर रही है पंजाब की कि आप हमें पैसे दें तभी हम आपको पानी का वो करेंगे, पानी देंगे। तो इस चीज़ को आप एक बार समझ लीजिएगा। अब इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन में है कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट आया था 56 यूनियन लिस्ट में, इसको हमने वो मर्ज किया था। तो आप बेसिकली 262 को याद कर लीजिए कि ये क्या करता है कि दो स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा होता है उसको हम पार्लियामेंट में डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। किस आर्टिकल के अंदर आता है ये, 263 के। और एक जो इनका वो है, क्या बोलते हैं, जिसको हम लीगलाइज कर दिए गए हैं, वो कौन सा है, इंटर स्टेट
रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956 में इस चीज को हमने ला दिया था। तो ये एक तरह का लॉ हो गया और ये एक आर्टिकल जिसको हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारा जो आपने यहाँ पर मेंशन हो रखा है इस चीज को समझे। चलिए आगे की न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारे हिंदी बच्चों के लिए। अब देखिए, अब अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। जैसे कि हमने ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ ली, न्यूज़ बहुत लेंदी है, बहुत चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, चाहे वो हम एक आपके लिए चीज़ें बाई फॉरगेट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर भी चीज़ें हुई हैं अप्रैल के मंथ में, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर यूपी के कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ के साथ साथ हम कुछ चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आप अभी इजिली समझ पाएं। हम धीरे धीरे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर या फिर पॉलिटिक्स को लेकर अपने इंडिया में या फिर इकोनॉमिकल सेक्टर को लेकर, इन सारी चीज़ों को हम सेक्शन वाइज क्या करेंगे, वीडियोस लेके आएंगे और आपको उस चीज़ को वहाँ पे समझाएंगे, वहाँ पर वो चीज़ें बेटर समझ में आएगी। फिलहाल ये करंट अफेयर में इसलिए ये चीज़ नहीं, जब हम सब्जेक्टिव में आएंगे तो हम सब्जेक्ट के साथ वो चीज़ें कनेक्ट हुए करते हुए चलेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस 19 एडिशन इसी मंथ में। अब इसमें क्या क्या हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, पहले आपको ये ध्यान में देना है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, मॉरिशियस में हुआ था। अब ये जो है कि किस लिए हुआ था कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुआ है, कॉमर्शियल शिपिंग को लेकर हुआ था, वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट 2006 में। ठीक है, यहाँ पर इस रीजन में क्या करना है, आपने एक बार न्यूज़ सुना हुआ कि इंडिया और मालदीव्स के कुछ रिलेशंस हमारे अच्छे नहीं चल रहे थे, और जब अच्छे नहीं चल रहे थे तो हमें गवर्नमेंट से क्या करना था, कोई दूसरा रास्ता देखना था। तो उस रास्ते को देखने के लिए हमने क्या किया, एक इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस करी मॉरिशस में कि हम जो भी अपनी चीज़ें हैं वो इजिली कर सकें बिना बाय द हेल्प ऑफ मालदीव। यहाँ पे साफ साफ लिखा है मालदीव डिड नॉट अटेंड ड्यू टू सस्पेंड डिप्लोमेटिक टाइज विद मॉरिशियस ओवर चागोस आइलैंड डिस्प्यूट। समझ रहे हैं, मॉरिशियस और इनके डिस्प्यूट की वजह से, और इंडिया और मालदीव के भी डिस्प्यूट थे, लेटर ऑन धीरे धीरे हम उसे सुधार रहे हैं, लेकिन डिस्प्यूट कहीं ना कहीं है। तो इस चीज को लेकर ये चीजें थी, तो हमने क्या किया, इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी कि हम ट्रेड अच्छे से कर सकें बाय द ओशियन। आइए अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कब लॉन्च हुई थी, 2016 में, बाय इंडिया फाउंडेशन और रीजनल पार्टनर के साथ। 40+ कंट्रीज में इन्वॉल्व है, कोऑपरेशन अंडर सागर। तो आप एक सागर याद कर लीजिएगा, सागर विच इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन लॉन्च 2016। फाउंडेशन रखी गई जिसमें 40+ कंट्रीज हैं, ताकि वो सारे लोग मिलकर हम इजी ओशियन में क्या कर सके, ट्रेड कर सके, कि हमारे जो शिप जाती है उसको कोई रोके ना या कोई उस पर टैक्स ना लगाए, इन सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और देखेंगे हम, क्या बोलते हैं फैक्ट में क्या है। ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सेक्शन आपके लिए है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा बहुत रख लीजिए फॉर द मेंस, कि अगर आप मान लीजिए इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को लेकर या पैसिफिक रीजन से लेकर या फिर ट्रेड को लेकर कोई भी क्वेश्चन वहां पे आता है तो आप वहां पर ये फैक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए हम अगले न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अगला न्यूज़ हमारा है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। आइए देखिए इसमें क्या बात हुआ था। पहले तो ये देख लें, ये हेल्ड न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका थीम क्या है, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ। ठीक है, एम्पावर करेंगे सस्टेनेबिलिटी को और ग्लोबली कनेक्टिंग को। जो हमारा ये समिट हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था, इनका थीम है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ। ग्रोथ को हम तेज करेंगे, ठीक है, उसमें हम उसको और एम्पावर करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये चीज थी, ग्रोथ को लेकर हुआ था। आइए आगे की न्यूज़ पढ़ते हैं। ये समिट के बारे में आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। डिफेंस और सिक्योरिटी, इसको ध्यान में दीजिए। जैसे कि हमने आपसे बात किया IR इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से ये चीज़ें हैं।
ये कुछ एक्सरसाइज आप यहाँ पर मेंशंस हैं, ये एक्सरसाइज आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम में, डिफेंस से या सीएपीएफ में या फिर एनडीए में, इन सारी जगहों पे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये यहाँ पर अब आप देखिए कुछ एक्सरसाइज हुए हैं, जैसे डस्ट क्लिक हो गया, एक्सरसाइज साइक्लोन हो गया, या फिर मैरीटाइम एक्सरसाइज IONS हो गया। आप इन चीज़ों को देखें कि किस किस कंट्री से हुई हैं और उनमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट हुई है। पहला इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, दूसरा इंडिया इजिप्ट के बीच में हुआ है, तीसरा इंडिया नेवी इन कोच, और इसमें कौन सी कंट्री आपकी है, मैरीटाइम थ्रेट के ऊपर फोकस किया गया है इस एक्सरसाइज के अंदर। और इसमें कंट्री कौन कौन से इन्वॉल्व है, इसमें कंट्री कौन कौन से इन्वॉल्व है गाइस, विच इज नॉट मेंशन हियर, यू हैव टू सी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, ये इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट किया गया था। बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, देखिए अब उत्तर प्रदेश आ गया इसमें, तो ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका स्टेट जिसमें इन्वॉल्व है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो न्यूज़, वो आर्टिकल, वो हर चीज़ आपके लिए प्रोमिनेंट है, बिकॉज देयर इज द टू मच चांस कि इस रीजन से क्वेश्चन आपको पूछा जाए। कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला, कहाँ पे हुआ है, कंडक्ट बाय इंडियन आर्मी हुई है, और बाबिना फील्ड में ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। आइए हम आगे कुछ बढ़ते हैं। आगे हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट डेट और उनके थीम और डे, जो भी हमारा अप्रैल के मंथ में क्या हुआ है, आया है। तो हमारे अप्रैल मंथ में क्या था, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मतलब टीबी, और नेशनल मैरीटाइम डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। 7, 5, 24 मार्च, ये चीज़ें थी जो अप्रैल के मंथ में हुई हैं, और ये कुछ मार्च के मंथ में। इसमें क्या था, वाटर एंड जेंडर को लेकर था, वी कैन इन टीबी, ये थीम है, इस थीम को आप याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है और हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, अगले वीडियो में हम साथ साथ में क्वेश्चन भी अटैच करने की कोशिश करेंगे। वाई दिस इज न्यूज इज इम्पॉर्टेंट, वाई वी रीड अबाउट दिस न्यूज या दिस आर्टिकल, और वहां से कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये स्लाइड खत्म होती है, हम आपके लिए मई की न्यूज़ जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।